सुंदर योग की क्लास रही। आज उन्होंने गुड़गांव से नमिता जी को आमंत्रित किया और उन्होंने बहुत अच्छी क्लास ली उनका भी। और उन्होंने बाद में जो प्राणायाम का सत्र आदरणीय मुकेश भाई साहब ने लिया, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन और आभार व्यक्त करती हूँ। और दूसरे सत्र की तरफ चलते हैं। और दूसरे सत्र में हम आज आदरणीय हमारे मुख्य वक्ता है शरद भैया। तो मैं शरद भैया जी से निवेदन करने के लिए आमंत्रित करने के लिए मैं आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब से निवेदन करती हूँ कि आप उनको सम्मानित योगाहार मंच पर योगाहार परिवार के इस पावन पर्व पर उनको आमंत्रित करिए। जी जी ओम। सदन को नमन। आज की योग कक्षा बहुत अच्छी रही। मैं थोड़े लेट जुड़ा, पर जितना मैंने देखा बहुत सुंदर कक्षा थी। आज के मुख्य अतिथि हमारे कल के मुख्य अतिथि आदरणीय शरद भैया जी हैं। और जैसा आज कि के भी कल उन्होंने जी कल आज उन्होंने की आज हाँ के आज के आज के तो कल उन्होंने हमें धान पर जानकारी दी थी, बहुत अच्छी जानकारी दी। और साथ में धान को किस तरह से जैविक से हम अच्छी तरह से पैदा कर सकते हैं, उसमें ट्राइकोडर्मा बवेरिया वेसियाना वर्टिसिलियम का किस तरह से उपयोग होगा, इन सब बातों पर जानकारी दी। तो न केवल उनका धान का अनुभव है, बल्कि मक्का पर भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इन्हीं सब का। तो मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं कि वे आए और आज मक्का की खेती पर चर्चा करें और मक्का की खेती में उनके क्या अनुभव रहे हैं। कल हम लोग जो है मक्का से ही संबंधित एक और जगह गए थे, जहां आदरणीय मनीष जी ने जो है एक मतलब उद्योग लगवाया है, जिसमें मक्का और चावल से कुरकुरे बनते हैं। तो उसको भी देखा। तो हमारे क्षेत्र के लिए यह बहुत विशेष बात होगी कि यदि वो कुरकुरे के लिए जो माल चाहिए वो क्योंकि हमारे यहाँ मक्का भी बहुत पैदा होती है और चावल भी, तो बहुत संभावना है। तो मैं आदरणीय शरद भैया से आग्रह करूंगा कि वो मक्का की खेती के ऊपर और मक्का के उत्पाद के ऊपर भी चर्चा करें, जो कल उन्होंने देखा है। जी हो। आदरणीय शरद भैया आए और अपनी बात कहें। और आज हमारे आदरणीय चौहान सर भी जुड़े हुए हैं, जो वो भी अपनी लैब का हमें दर्शन कराएंगे बीच में। जी हो। जी ओम। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। और आज की योगशाला बहुत अच्छी रही। बहन जी ने भी बहुत अच्छा योग कराया और मुकेश भैया जी ने पूरा किया उसको। और मैं दादू को प्रणाम करता हूँ जिन्हें मुझे मंच पर पुनः बुलाया। और मक्के की खेती का आज सब्जेक्ट है, तो मैं मक्के की खेती पे आज आप लोगों की पूरी खेती का विस्तार से बताऊंगा। मक्के की खेती के लिए ज्यादातर थोड़ी हल्की जमीन की आवश्यकता होती है। जमीन थोड़ी हल्की होना चाहिए। और मक्के की खेती पूर्वजों के समय से होते आ रही है। मक्के से कोई शायद ही कोई अछूता होगा कि जो मक्के की खेती नहीं जानता होगा। मक्के की खेती हमारी पूर्वजों की खेती है। मक्का है, ज्वार है, ये बहुत पुराने समय से होते चली आ रही है। आज बहुत सारी वैरायटियां आ गई जो खेतों में बहुत अधिक उत्पादन देने लगी हैं और बहुत अच्छी मक्का का उत्पाद होने लगा है। इस बार ऐसी चर्चा में है कि भारत सरकार भी आने वाले समय में इसको अपना एमआरपी पे, अपना जो रेट फिक्स है उस पे खरीदेगी। मक्का जब अपन लोग बोनी करते हैं तो मिट्टी परीक्षण के साथ गहरी जुताई की आवश्यकता होती है। हमारे रावत साहब ने, मुझे आज भी याद है कि इसी सदन में मैंने माइक्रो राजा जो मक्का में होता है, मक्के की जड़ों से, वो मैंने सीखा था। और हम लोगों ने केवीके में भी दादू के साथ ट्रेनिंग ली, वहां भी सीखा। और इसकी बीमारियां, इनको बचने के लिए हमने पूना वाले संतोष सर जी से जो ट्रेनिंग ली, वो हमें बहुत लाभकारी रही और आश्चर्यचकित रिजल्ट रहे उसके। तो मक्का हम लोग, मेरा प्रॉपर मक्का साइलेज के लिए मैं बोता हूँ, जिससे कि पशु आहार तैयार हो जाता है।
और साल भर में लगभग मैं 20,000 कुंटल साइलेज गाय और पशुओं को उपलब्ध कराता हूँ, जो कि मेरा मानना है कि सभी लोग मानव समाज के लिए तो सभी अनाज उगा रहे हैं, इन गाय के लिए कोई नहीं उगा रहा। तो मैंने अपनी करीब 70% जमीन गाय के भोजन के उत्पादन के लिए दी और बहुत सफल रहा। इसमें 20,000 कुंटल में यहाँ के आसपास की डेयरियों में पशु आहार देता हूँ और वो सभी लोग खुश हैं, क्योंकि उनके दूध का उत्पादन बढ़ा है, उनके जो गाय हैं वो स्वस्थ रही हैं। तो ये बड़ी मुख्य बिंदु रहा है। और सबसे पहले मैं बता दूं कि मक्के में सबसे बड़ी जो बीमारी आती है, फंगस तो कम आती है, ट्राइकोडर्मा वगैरह अगर आप एक बार भी यूज कर लेंगे तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन इसमें इल्लियों की और ये दिक्कतें बहुत आती हैं। तो क्या होता है कि हमारे पेड़ के अंदर जब बोरर घुस जाता है तो उससे क्या पेड़ पोला हो जाता है और मक्का बहुत अधिक 25 से 30% तक प्रभावित होती है। तो इस समय हम लोग योगाहार के कारण हम लोग संतोष सर के मार्गदर्शन में आ गए थे और हम लोगों ने कुछ ऐसी चीजें सीखी और हमने डाली, तो इतने आश्चर्यचकित रिजल्ट थे कि आपको बताएं हम कि हमने देखा कि हजारों पक्षियां, मैंने संतोष सर को एक दिन फोन किया कि सर हमारे यहाँ हजारों पक्षियां मक्के पे बैठी हुई हैं और वो मरी हुई इल्लियां खा रही हैं। तो उन्होंने बताया कि देखो वो नीली हो रही हैं क्या, जो सफेद। फिर मैंने देखा कि उनमें पाउडर टाइप की हो गई थी, वो फोटो हमने योगाहार में भी डाली थी और वो हो रही। तो उन्होंने कहा कि इनको इकट्ठा करके बॉटल में रखो, फिर हमने इनको बॉटल में रखा है। तो वो इतनी ज्यादा लाखों की तादाद में इल्लियां उस समय, आप सोच लिए, वर्टिसिलियम और अपना सूडोमोना वर्टिसिलियम और बवेरिया बासियाना, ये दो हमने उपयोग किए थे और इसके उपयोग से इतना अच्छा कंट्रोल मिला कि सारी फसल हमारे आसपास की भी काफी अच्छी कंट्रोल हुई थी। और उस समय मक्का ऊंची होने के कारण हमने रेत में मिला के डाला था और रेत के इतने अच्छे रिजल्ट रहे कि बहुत, इसको फैलाने में अगर शाम के समय थोड़े नमी में डाला जाए और बारिश अगर हो गई हो एक दिन पहले तो फिर बहुत अच्छा इसका असर देखने को मिलता है। और हम लोगों ने इसकी विभिन्न तरीके से फोटो खींची, आज भी हमारे पास रखी हुई है। और वो मक्के में मतलब ऐसा रिजल्ट हमने कभी नहीं देखा कि हर पेड़ की इल्ली फंगस लग गई हो और वो फंगस के द्वारा मर गई हो। तो उन्हें बहुत उसके बाद हम लोगों ने मल्टीप्लेक्स के फेरोमोन ट्रैप बुलवाए, वो ट्रैप सारे हमने लगाए, उनसे भी हमें कंट्रोल मिला, लेकिन उनमें उतनी हमें मतलब पंखियां नहीं आ पाई जितनी आना चाहिए था। लेकिन लाइव ट्रैप में जरूर ये विभिन्न टाइप की पंखियां और मच्छर, ये सारी चीजें आई, इनका भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। सबसे ज्यादा हमें वर्टिसिलियम और बवेरिया बासियाना का जो फायदा मिला, तो हम लोगों ने दादू के साथ ही यहाँ पे तैयार किया था। पूरे नर्मदापुरम में काफी लोग थे और जब हम लोगों ने तैयार किया तो सब अपने अपने यहाँ से दादू ने सबको दिया था एफएम इतना ये सब, और वो चीजें आज हमारे खेतों में फैल चुकी है और बहुत अच्छे उसके रिजल्ट रहे। मैं इसके लिए डॉक्टर किशोर दुबे सर को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सर उन्होंने उस दिन जब संतोष सर की पूना ट्रेनिंग में जा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि सभी लोग वहां पे ट्रेनिंग ले लें। मुझे आज भी वो यह दिन याद है कि डॉक्टर दुबे सर ने कहा था कि इसका भी बहुत अच्छा लाभकारी रहेगा। और आज हम लोगों ने अभी कई बार हम लोग मीटिंग में जुड़े तो संतोष सर का देखा हमने कि महाराष्ट्र में काफी अच्छी लैब डल रही हैं और उन लैबों का जो किसान लोग बात कर रहे थे, जो मराठी में कर रहे थे बात, हमें उतनी समझ तो नहीं आ रही थी लेकिन फिर भी कुछ समझ आ रही थी। तो वो बहुत अच्छा हमें लग रहा था कि इतने लोग उसमें एक साथ हैं। और अब हमें लग रहा है कि नर्मदापुरम में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। 5-10 लैबें यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगी और बहुत अच्छे उसके रिजल्ट रहेंगे। तो मक्के की फसल आ रही है और उसमें सभी लोग तैयार रहें, सभी लोग ये लैब से जितने भी मक्के की खेती वाले हैं
सब्जियों की खेती वाले हैं वो जरूर से जरूर संतोष सर से जुड़ें। उसके रिजल्ट बहुत बहुत ही अच्छे हैं और आंखों से देखे हुए रिजल्ट हैं। आपको बताएं कि मक्के के उत्पादन में सबसे ज्यादा अगर नुकसान करता है तो बोरर नुकसान करता है, और उसके कंट्रोल के लिए शासन ने यहाँ पे ड्रोन की स्कीम लाए हैं। तो ड्रोन 4.5-5 लाख का आता है, फिर भी 2.5-3 लाख रुपए लगता है। और यहाँ हम लोगों ने मुश्किल से 60 से 100 रुपए एकड़ के खर्च में मात्र पूरे हमारे खेतों की हम लोगों ने इल्लियां कंट्रोल करी। पहली बार हमने इतनी नीली इल्लियां लाखों की तादाद में मरते हुए देखा कि इतनी आंखों से जो जैविक का जो असर हमने पहली बार देखा, उसकी जो छाप हमारे दिमाग पे छोड़ी है वो बहुत मजबूत है। मैं 100 बार धन्यवाद देना चाहता हूँ इस योगाहार कार्यक्रम का कि हमें इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी इतने कम समय में और इतने अच्छे तरीके से, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बनखेड़ी का, जिन्होंने हमें समय समय पर ये चीजें बताई। मैं राव साहब ने सबसे पहले माइक्रो राजा हमें सिखाया था कि कैसे बढ़ता है, कैसे वो खाना ले जाता है, वो भी बहुत उपयोगी है, और कैसे सरसों का पेड़ उसको खा जाता है, मुझे आज भी याद है। और वो बहुत उपयोगी है हमारे लिए, जब से हम लोग समझने लगे हैं कि जैसे सरसों बोते हैं तो खेत क्यों उतर जाते हैं। हमें आइडिया नहीं था पहले, लेकिन अब समझ आ गया है कि वो सरसों का पेड़ उस खेत के का माइक्रो राजा की संख्याओं को कम कर देता है। उसको कैसे बढ़ाना है हमने दादू के साथ बनखेड़ी में ट्रेनिंग करी और वो हम सीखे। तो ये हर चीजें हमें इतनी लाभकारी हो रही हैं, तो हमें लग रहा है कि आने वाला हमारा भविष्य पूरा जैविक होगा और हम इस कीटनाशक दवा से पूर्णतः मुक्त होंगे। आज हमारे यहाँ मूंग बोआती है, लेकिन अभी मूंग का बहुत अच्छा कोई हल नहीं मिला है। गर्मियों के में ये दवाएं थोड़ी कम काम करती हैं, तो वो भी प्रयास चल रहा है कि मूंग में भी हमारे यहाँ इतनी दवाएं काम होती हैं, तो वो भी उसमें भी हम लोगों को रिजल्ट मिले। अब हम मक्का में काफी अच्छा है, अभी मुन्नीलाल सर जी आए थे, हम लोगों ने एक पतंजलि के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाया। उसमें 1 एकड़ में मक्का लगाना है, और वो उसमें निशुल्क बीज मिल रहा है अपने को, और वो लगा के निशुल्क खाद है, और उसी को उत्पादित कर कर अपने को पतंजलि उसको खरीदेगी। ये सबसे बड़ी बात है। हम लोगों ने करीब 200-300 किसानों को हम लोग तैयार कर रहे हैं, जिससे कि वो अपना उत्पादन करके और पतंजलि को दे में। ये बहुत अच्छी बात है। इससे पहली बार इतने लंबे पैमाने पे गवर्नमेंट भी सैंपल बांटती है, तो 5 से 10 सैंपल 20 सैंपल से ज्यादा कभी नहीं बांटे उन्होंने, और सैंपल की भी जो गुणवत्ता होती है वो बहुत कमजोर होती है। तो वो लेकिन इस बार पहली बार ऐसा देखने में आया है, एक साथ 300 किसानों को जो उनके जैसे तिल्ली है, मक्का है, जो मिलेगा वो खरीदने की गारंटी। पहली बार ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिलेगा किसान को कि जहां पे उनको उत्पादित चीजों को खरीदा जाएगा। इसके साथ ये प्रचार फैला है, और ये अगर सफल रहता है तो ये एक मील का पत्थर योगाहार कार्यक्रम का साबित होगा। मैं बताता हूं कि हॉर्टिकल्चर ने भी जो प्रोसेसिंग मशीनें लेके आ रहे हैं, कल उसका एक हमें नमूना देखने को मिला जो बहुत अच्छा था। और हॉर्टिकल्चर की टीम भी आई हुई थी, ज्वाइंट डायरेक्टर आए हुए थे, हॉर्टिकल्चर मैडम थी, उनके साथ हमारा मनीष जी हैं, अपने योगाहार के सदस्य हैं, उन्होंने उस प्रोजेक्ट का संभाला और उसको करवाया। तो वो बहुत अच्छा था। उसमें कुरकुरे बन रहे थे, हर 5-2 मिनट में 10 से 20 कुरकुरे के पैकेट बन जाते हैं। और उसमें अपनी मक्के की एक साइज है, उसकी कटिंग यूज होती है, और उसमें अपनी धान की जो चावल है, चावल की छोटे पीसेस उसमें यूज होते हैं, और बहुत अच्छे कुरकुरे बन रहे थे। हम लोगों ने टेस्ट भी किए और बहुत अच्छा हमें लगा कि हमारा जो है फूड प्रोसेसिंग में जो सरकार की योजनाएं हैं वो धरातल पे दिखने लगी हैं। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी के जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो उद्देश्य रखे थे कि खेतों की चीज खेतों में के पास पैक होने लग जाए और उसमें से बिचौलिया लोग हट जाएं, तो उसका लाभ मिलने लगे। तो वो समय अब आने वाला है और आ रहा है। हम लोगों ने जब दादू के साथ भ्रमण किया
तो वहां देखा हजारों पैकेट कुरकुरे के बन रहे हैं। जो पैकेट आज बाहर से आते थे वो पैकेट हमारे नर्मदापुरम में बनने लगे हैं, और उन्हें उनकी जो लागत है वो करीब 30 से 35 लाख का प्रोजेक्ट था वो उन्होंने बताया, और उसमें उनको 10 लाख रुपए का अनुदान भी भारत सरकार का मिला। और वो प्रोसेसिंग उनकी कल ही उन्होंने ज्वाइंट डायरेक्टर से शुभारंभ करवाई, और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था। कभी किसी योगाहार सदस्य को देखना चाहें तो नर्मदापुरम में वो देखने को मिलेंगे कि वो कुरकुरे कैसे निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि एक दिन में हम तकरीबन 1 लाख रुपए का कुरकुरा बनाएंगे। अभी हमारा जो है वो 20 ग्राम में 20 पैसे के प्रॉफिट पे हम लोग कर रहे हैं, जिससे हमारी जो हमारा उत्पाद है वो प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच जावे और हमारी पता चल जावे कि ये इतना अच्छा कुरकुरा है। हमने देखा कि कुरकुरे वाले की मशीन में पहले जो तैयार होता है मक्के से और अपनी चावल से, उसके बाद वो उसको पीसते हैं, पाउडर फॉर्म में रहता है वो। उसके बाद फिर कुरकुरे बनते हैं, फिर सेकने वाली मशीन है वो उनको सिकाई करती है, फिर मसाले की मशीन है जो उसमें मसाला लगा देती है, फिर एक ऑटोमेटिक मशीन पैकिंग वाली होती है जो पैक करके उसको बाहर कर देती है। ये इतना अच्छा इसका देखा हम लोगों ने, और वो ज्वाइंट डायरेक्टर जो भोपाल से आए थे वो भी बहुत खुश हुए कि इतना अच्छा प्रोजेक्ट चालू हुआ। ऐसे हमारे यहाँ करीब 10 से 20 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो मनीष जी ने मतलब किए हैं। मनीष जी को कभी सदन में बुलाएंगे, उनकी वजह से काफी नर्मदापुरम में फ्रूट प्रोसेसिंग जो एक भारत सरकार का बढ़ाने का है, जो डीआईसी एक ऑफिस होता था उससे हटा के उन्होंने इसको हॉर्टिकल्चर में ले गए, और हॉर्टिकल्चर में किसानों को वो चीजें लगाने के लिए दी जा रही हैं, और वो मशीनों के लिए आपको कमर्शियल बिजली भी नहीं लेना। ये चीजें कल मुझे ही पता चली, मैं बहुत खुश हुआ कि आज किसान जो पंप से 8 घंटे खेती कर रहा है वही 8 घंटे अपनी मशीनों में भी चला के उत्पाद कर सकता है। आपको कोई भी कमर्शियल बिजली लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं जिस व्यक्ति ने भी ये योजना बनाई, ये इस मंच के द्वारा उनको धन्यवाद देता हूँ कि इतनी अच्छी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लग रही हैं। इससे हमारा जिला, देश, सभी प्रदेश इस पे अव्वल होंगे, और इस योजनाओं को घर घर पहुंचाना चाहिए। ये योजनाएं बहुत अच्छी हैं, इनसे बहुत सारे अचार बन रहे हैं, बहुत सारे पापड़ बन रहे हैं, बहुत सारी चीजें तैयार हो रही हैं। आज मसाला, धनिया, सारी चीजें खेतों में पैक हो रही हैं। अभी उन्होंने बताया कि एक सिवनी हरदा के पास एक प्रोजेक्ट लगा है जिसमें कि धनिया, मसाला सब पैक हो रहा है। तो ये बहुत आगे चलकर एक, जैसे ये मक्का वाला प्रोजेक्ट है तो ये 20 से 25 लोगों को काम दे रहा है। एक प्रोजेक्ट डलने में 25 लोगों को काम मिल जा रहा है। लाखों प्रोजेक्ट डलेंगे तो करोड़ों लोगों को काम मिल जाएगा। ये योजना भारत सरकार की बहुत प्रसन्नता करने वाली है और बहुत आगे बढ़ने वाली है। इससे नव युवक जो हैं उन लोगों को काम मिल रहा है। कल का जो ऑनर था, जो कुरकुरे के ऑनर थे, तकरीबन 6000 स्क्वायर फीट में उनका प्लांट बना हुआ है और उसकी उम्र 21 ईयर थी। 21 साल का जो बालक था वो उसका ऑनर था, और वो कुरकुरा 1 लाख रुपए पर डे की बनाने की क्षमता वाली मशीन उसने लगाई। ये बहुत उपयोगी बात थी, और नए बच्चों में जो जज्बा अभी देखने को मिल रहा है, और ऐसे ही मार्गदर्शन अगर मिलता रहा, प्रशासन शासन का मदद मिली तो बहुत आगे बढ़ेगी। और इसको खेती जो किसान उपलब्ध कर रहे हैं, हमने उनसे पूछा भाई मक्का आप क्या रेट लोगे, हम भी इतना वो दे दे, तो उन्होंने हमें बताया कि हम 25 से 26 रुपए किलो ले लेंगे। जो आज बाजार में हमें 17 रुपए किलो मिल रहा है, वो फैक्ट्री खुल जाने से किसानों को भी फायदा होगा, और उसमें 25 से 26 रुपए किलो वो जो मक्का खरीदेंगे तो हमें भी 6 से 7 रुपए का प्रति किलो का फायदा हमें मिलेगा। तो ऐसी चीजें आ जाने से किसान भी मजबूत होंगे, नवयुवकों को रोजगार मिलेगा, और ये हमारा देश नई तरक्की की राह पे जाएगा। मुझे ऐसा लगता है जो हमारे स्वामी जी कहते हैं कि भारतवर्ष विश्व गुरु बनेगा, तो वो दिन दिखने लगे हैं कि आने वाले समय में भारतवर्ष विश्व गुरु
अवश्य बनेगा। जब फूड प्रोसेसिंग की बात आती है, सबसे बड़ी यूनिट अपने यहाँ पे पतंजलि ने लगाई। उस समय फूड प्रोसेसिंग का काम विदेशों से होता था। सबसे पहले विदेश की अगर फूड प्रोसेसिंग की टक्कर ली तो परम पूज्य स्वामी जी ने ली और वो चीजें बनाई। लोगों उसका बहुत विरोध हुआ, लेकिन उसके बाद भी आज देश में फूड प्रोसेसिंग की जो पहल उन्होंने चालू करी वो आज गांव-गांव में पहुंचने लगी हैं और गांव-गांव में वो फूड प्रोसेसिंग मशीनें खुलने लगी है। योजनाएं जब चलती हैं और धरातल पे आती हैं तो उनके रिजल्ट अवश्य मिलते हैं। हमने बहुत बारीकी से उसका अध्ययन किया। हमने देखा कि 22 लोगों को वो काम दे रहा है और जितनी दुकानों पे वो कुरकुरा जाके बिकेगा, वो दुकानों के लोगों को अलग रोजगार मिला है। उसने दुकानों के लिए 1 रुपए का मार्जिन रखा था और उस मार्जिन के ज्यादा होने के कारण लोग उसके पास ज्यादा आ रहे थे। उसके पास 15 दिन की माल की बुकिंग हो गई थी, तो उसके बेचने का तरीका भी बहुत अच्छा था। जिसके पास 15 दिन का एडवांस बुकिंग हो, वो आदमी तरक्की अवश्य होगी उसकी। इतना अच्छा उसका कुरकुरे का बिजनेस देखकर हम बहुत खुश हुए। और फूड प्रोसेसिंग की कोई भी मशीन है, जैसे मसाले वाले, कभी मनीष सर को दादू बुलाएंगे, वो बताएंगे कि हाँ जिले में जो अभी परिवर्तन आया है ये 2 सालों में मशीनों की वजह से, वो बहुत बहुत ही ज्यादा बहुत अच्छा है, उसे देखने हैं, उसे सीखने लायक है। इस योगाहार के सदस्य लोगों को भी उसको जानना चाहिए और अपने विभिन्न प्रदेशों में इस योजनाओं को, ये केंद्रीय योजना है, इसको दरवाजे टू दरवाजे पहुंचाना चाहिए। हमने देखा है कि पतंजलि ऐसी चीजों को पहुंचाने में बहुत ज्यादा सक्सेस है, क्योंकि सबसे पहले अगर आज आप पतंजलि के सेंटर पे जाएंगे तो मैंने देखा है कि वहाँ तेल से लेके हर चीज बहुत सुंदर तरीके से पैकिंग में मिलती है। और वो चीज जो नए हमारे स्टार्टअप आ रहे हैं वो चीजों को देखते हैं और वो चीजें अब आगे बढ़ रही हैं। कल हमने मसाले का भी वो देखा था, फिर अभी हम लोग मनीष जी के साथ जाएंगे तो वो भी हमें देखना है कि कैसे बताते हैं कि वो भी 2 लाख से 3 लाख पर डे की वो मसाले की पैकिंग कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा है। शुरू उत्पादन से लेके बिक्री तक बहुत अच्छी व्यवस्थाएं होने वाली हैं। जो आदमी बिचौलिए लोग बीच में खाते थे, वो मेरे को ऐसा लगता है कि ऑटोमेटिक ही वो एक नदी में कचरे के समान किनारे हो जाएंगे और आने वाले समय में किसान का जो उत्पादन है वो सही मूल्य मिल पाएगा। आज जो सबसे बड़ी पहल करी है कि 300 किसानों को नर्मदापुरम में जो बीज दिया गया है, 1-1 एकड़ का जो बीज देने की तैयारी चल रही है, तो उससे जो उत्पादन आगा और जो खरीदेंगे वो बहुत बढ़िया चीज है कि कैसे वो उत्पादित होगा, कैसे उसको खरीदेंगे, सेंटर रहेगा। और आज वो किसान बोल रहा है भैया बीज भी फ्री है और उसके साथ खाद भी फ्री है। तो जो सैंपल डालते हैं वो तरीका है ना, हमारे यहाँ भी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार ने सैंपल डाले, लेकिन वो सैंपल कितने आते हैं, तहसील 20-25 सैंपल आते हैं और उनकी उतनी अच्छी गुणवत्ता नहीं होती। लेकिन आज हमारे यहाँ अभी हम लोगों ने जो फॉर्म भरे, मुनीलाल सर जी ने फॉर्म हम लोगों को भरवाए और वो सबसे बड़ी बात है कि वो आखिरी छोर तक गए हमारे साथ। उन्होंने प्रत्येक घरों में देखा, हमने भी उन्हें बताया कि कैसे किसानों के यहाँ घोड़ा लगा हुआ है। उन्हें लगा कि यार यहाँ गोबर की खाद कम होती है। हमने उन्हें बताया कि नर्मदापुरम के जो आसपास के 10 किलोमीटर के किसान हैं वो कमर्शियल किसान हैं, वो बहुत अधिक उत्पादन लेते हैं, इसलिए ये जैविक खेती की तरफ इनका कम रुझान है। फिर हम लोगों ने आसपास के जब गांव में उनको ले गए, जो दूर में आज भी वहां पे बैलगाड़ी उनको देखने को मिली और उनके बखर चलते हुए जब उन्होंने देखा तो वो विभोर हो गए कि इतने अच्छे किसान भी हैं। हमने उनको ऐसे, यहाँ पे सैकड़ों गांव हैं जहाँ पे आज भी गौ पालन भरपूर तरीके से हो रहा है और वहां से शहरों में आज अपना घी, दूध और मावा आ रहा है। आज भी लोग बाग इटारसी में किसी को अगर मावा चाहिए तो वो गांव सुक्तवा की तरफ भागता है कि उसको मावा अच्छा मिल जाएगा। तो ये यहाँ के आसपास के गांव की है, आज भी कल्चर बचा हुआ है। और वहां पे हम बनी मक्का पतंजलि की इस बार लगेगी और बहुत सारी चीजें तिल्ली लगने वाली हैं, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। फिर एक
हम चाहेंगे कि पवन सर के साथ एक बार योगाहार की टीम उसका भ्रमण करे। जब वो फसलें 300 किसानों की लहलें आएंगी और आप लोग देखेंगे कि इस योगाहार की बदौलत कहाँ से कहाँ जा रहा है, आप लोग भी, आपकी तबीयत, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हम एक ऐसे कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं जिसके आप लोग भी नींव के पत्थर बनेंगे। जी प्रणाम। आप किसी के कोई क्वेश्चन होवे? दादू तो बुला ले। जी ओम, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपने जो जानकारी दी है निश्चित रूप से बहुत उपयोगी जानकारी है, और जो हमारे क्षेत्र में काम हो रहा है उसके संबंध में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। मैं आदरणीय यदि संतोष सर जी उपस्थित हों तो वो लैब बता रहे थे कि हम लैब बताएंगे, तो यदि वो बता सकते हैं तो ठीक है, अन्यथा मैं आदरणीय हमारे पवन सर को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और जी चर्चा ओम। को। जी 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 आदरणीय जी सर, सर प्रणाम। आदरणीय दद्दू, शरद भैया, जी जी ओम। जी जी जी, ओम ओम सर, ओम। आइए सर। आज एक्चुअली यहाँ पे सुबह प्रशिक्षण चल रही है। नागपुर की टीम आ चुकी है। मैं आप सभी को प्रणाम। नागपुर की टीम कल से यहाँ से प्रशिक्षण चल रहा है। बहुत अच्छा सर। ये हमारे कृषि विभाग के अधिकारी है और किसान भाई, और सुबह 7:30 बजे एक क्लास स्टार्ट होती है। बहुत सुंदर सर। अभी क्लास चालू होगी। जी आप लैब का दर्शन कराएंगे? लैब का ही तो करा रहे हैं दादू, देखो ना। नहीं नहीं, वो कक्षा का वो कक्षा जो चल रही उसका बता रहे हैं जी। आवाज थोड़ी हेलो। आप दिखा रहे जी हैं? हाँ जी जी सर, सर सर दिख रही है सर। बहुत सुंदर सर। और सबसे बड़ी बात, ये हमारे गोवर्धन जी हैं जो कल ही 10वीं कक्षा पास हुए, और पिछले 2 सालों से इस लैब से जुड़े हैं। बहुत अच्छा सर। और ये सारे जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें प्रशिक्षण और लैब के दर्शन कराए, और आपके द्वारा जो कुछ हमने सीखा है वो हम अब धरातल पर भी उतार रहे हैं। जी आदरणीय चौहान सर कुछ बोलना चाहें तो थोड़ा बोले जी। नेटवर्क नहीं मिल रहा सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। होता है। वीडियो दिख रही है? वीडियो अभी नहीं दिख रही सर। यह जस्ट लैब में दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे रोटरी शेकर है, उसके बाद में यह माइक्रोस्कोप है। अगर कोई किसान भाई छोटा रोटरी शेकर लेना चाहे तो यह छोटा रोटरी शेकर भी है। यह स्टीम स्टरलाइजर ऑटोक्लेव, कुछ मॉडिफाइड स्टरलाइजेशन टेक्निक इडली कुकर के माध्यम से की जाती है। और
गर्मी के दिनों में अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो कूलर फैसिलिटीज़ है, फिल्टर वाला पानी यूज़ किया जाता है और कुछ प्रयोग के लिए डायरेक्ट बोर का पानी भी होता है। और कल्चर प्रिजर्वेशन के लिए रेफ्रिजरेटर, और इस तरह से तो भाई सर आवाज कट रही है यहाँ पर। धन्यवाद। जी ओम दद्दू जी, हो गया मेरा। जी जी जी। मैं अब आदरणीय हमारे पवन सर को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और जो आपने अभी तक हमारे आदरणीय मुखवक्ता जी से सुना और आदरणीय चौहान सर की लैब देखी है, उस पर अपनी टिप्पणी करें। जी ओ। जी नमस्कार ओम। आज की कक्षाएं हमारी बहुत सुंदर सही गुणवत्ता से आगे बढ़ रही हैं और योग कक्षा भी बहुत सुंदर रही। आज के मुख्य वक्ता शरद जी ने भी बहुत सुंदर अपनी बात, अपने अनुभव बताए हैं और संतोष चौहान जी की भी जो लैब की जो यात्रा है, यह भी बहुत सुंदर तरीके से और सबको फायदा देने वाली जो व्यवस्था बनी हुई है, वो हमें आत्मनिर्भरता की तरफ निश्चित रूप से बढ़ाएगी, ऐसा मेरा मानना है। और इस चीज का प्रसार हो, प्रचार हो और लोग इसको अपनाएं, इस विधियों को, तो निश्चित रूप से इसका बहुत अच्छा फायदा होने वाला है आने वाले समय पर। न केवल लागत कम होने में, बल्कि इससे हम प्रकृति के प्रति भी जो चीज बता रहे थे आज हमारे, कि जो इल्लियां को खाने के लिए जो पक्षी को आहार मिल गया है और परस्पर निर्भरता जो है वो जो है प्रकृति की एक दूसरे के ऊपर, उसको एक बहुत अच्छा एक उदाहरण के रूप में भी हम कह सकते हैं। इस इल्लियों को की जो रंग बता रहे थे, उनका रंग चेंज हो गया है और रंग चेंज होकर के वो खा रहे हैं, तो इसकी अगर कोई वीडियो होगी, इसकी कोई फोटो होगी, तो उसको भी ग्रुप में जरूर डालिएगा कि ये बिवेरिया डाल के और जो भी चीज का उपयोग किया है उसको डाल के उसका कैसा परिवर्तन हुआ है और बनाम उसमें जिसमें कि कुछ चीजें नहीं पड़ी हुई है, उन दोनों के रंग में कितना अंतर अगर दिखाई देता है, उसको अगर हम डालते हैं, उसको देखते हैं, फोटो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से देखते हैं, तो बहुत अच्छी जानकारी इसमें मिलेगी और सब लोग इसके प्रति प्रेरित भी होंगे कि हम भी इस चीज को आगे फैलाएं, इस चीज का आगे उपयोग में लाएं और इसको प्राकृतिक तरीके से हम अपने उत्पादों को तैयार करें, लागत भी कम करें और उसके साथ ही उसका आगे उपयोग भी लाएं, उसको आगे उसका यूज करें। तो ये जो कृषि को नए तरीके से करने की जो व्यवस्थाएं बन रही हैं, यही चीज स्वामी जी ने भी अपने उद्बोधन में योगाहार के जो कार्यक्रम हुआ था 4 तारीख को, उसमें भी उन्होंने यही चीजों की तरफ इशारा किया था, यही चीजों की तरफ उन्होंने मार्गदर्शन दिया था और हमें लगता है कि शायद जो है आने वाला समय इसी तरह से ही हम चीजों का उत्पादन भी करें, कम लागत में करें, प्राकृतिक तरीके से करें, उसका प्रसंस्करण भी यहीं पर ही हो जाए अपने आसपास के, और उसकी मार्केट भी वहीं पर ही मिल जाए। तो इससे अच्छी सुंदर व्यवस्था क्या हो सकती थी। और यही हमारी जो भारत देश की जो देश की जो स्थिति थी, तो उसकी भी स्थिति यही थी कि उसका उत्पादों का स्थानीय स्तर पर ही ज्यादा ज्यादा किसी तरह का जोखिम उठाए हुए, ज्यादा उसको करते हुए, उसके वो आपका आधार बनता है कि हम अपनी व्यवस्था को सही रूप से कर लें। और जब आधार सही हो जाएगा तो मार्केट जो है, दूर जगह की जो मार्केटें हैं, उस पर भी प्रयोग किए जा सकते हैं। लेकिन पहले जो हमारी आंतरिक व्यवस्थाएं हैं, वो अगर मजबूत होती हैं, तो बाहर की व्यवस्थाओं को भी बदलने के लिए आप सामर्थ्य हो सकते हैं।
ऐसा मेरा मानना रहा है। और इसी क्रम में अभी जो ये सर्वे का काम हुआ है, अभी ये केवल सर्वे के स्टेज पर है। और ये शरद जी और बाकी हमारी नर्मदापुरम की टीम बिल्कुल हमें स्पष्ट होना है कि अभी ये सर्वे मात्र ही है। अभी इसमें कोई भी किसी प्रकार की कोई हम गारंटी नहीं कर रहे हैं कि हाँ ऐसा ही हो जाएगा। हाँ, बातचीत हो रही है, सरकार के साथ बातचीत चल रही है कि अगर ऐसी व्यवस्था बनती है और उस व्यवस्था में हम अगर इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो इसमें सबको फायदा होगा। और उसकी जैसे जो दो चीजों पर परिवर्तन करना है, सरकार का ये मानना है कि दो फसलों को परिवर्तित करें। एक धान की फसलें और एक गेहूं की फसलें, जिसका उत्पादन ज्यादा हो जा रहा है, और उसको ऐसी फसलों के साथ बदलाव करें जिससे कि या तो हम खरीद लें या उसको स्थानीय स्तर पर उसकी इकोनॉमी में उसका इस्तेमाल हो सके और उसको खरीद के माध्यम से ही उसका उपयोग कर लें। तो एक बहुत सुंदर जानकारी जो दी गई है, तो इसके बारे में हम अभी और फाइनल जब हो जाएगा तो उसके बारे में फाइनली उसकी चर्चा होगी, और चर्चा होने के बाद उसकी व्यवस्था बनाई जाएगी। बिना व्यवस्था बनाए अभी तक के बातें चर्चा में ही आधारित हैं। और उसकी जो फाइनल व्यवस्था होगी उसके बारे में हम अवगत भी कराएंगे जब चीजें ठोस रूप एक ले लेंगी। जहाँ तक के बात है कि वो मक्का का उत्पादन जो स्थानीय स्तर पर उपयोग हो रहा है, एक बहुत अच्छी व्यवस्था है। कुरकुरे बनाने की व्यवस्था, प्रसंस्करण करके उसको स्थानीय बाजार में ही बेचने की व्यवस्था बहुत अच्छी है। लेकिन मैंने इस चीज को मैंने अनुभव किया और इसके प्रति सब लोग सजग भी रहे। हमने ये देखा कि मैं जब गांव के भ्रमण में था अभी कुछ समय पहले, मैंने देखा कि हमारे जो एक मोटरसाइकिल वाला अपने साथ में दो डब्बे भर के मकान से मकान जा रहा है, और वहां से कुछ वो ले रहा है और सामान लेकर के वो आगे बढ़ते जा रहा है, कुछ पेमेंट कर दे रहा है। तो ये व्यवस्था मैंने देखी यहाँ पर, तो ये पता लगा जब उसके बारे में और पूछा, तो उसने कहा कि हम जो सरकार जो राशन दे रही है अभी हर हर महीने हर व्यक्ति के नाम पर जो राशन आ रहा है, गांव के लोग उस राशन का उपयोग नहीं कर रहे। वो राशन का उपयोग व्यापारी आकर के उनसे खरीद ले रहा है। खरीद करके उनको जो भी रेट है, क्योंकि वो तो बहुत सस्ते में उपलब्ध हो जा रहा है, तो उनको एक रेट जो भी है उसके बदले पैसे दे करके खरीद रहा है। और उसको जाके एक स्थानीय स्तर पर एक इंडस्ट्री बनी हुई, वहां पर जाकर के वो बेच रहा है। तो मैंने पूछा कि वो इंडस्ट्री में क्या बना रहा है, तो उन्होंने कहा कि हम इससे कुछ ऐसे उत्पाद बना रहे हैं और उसका प्रसंस्करण करके फिर उसको हम वापस गांव में आ जा रहा है, गांव में लोग उसको खा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर भी वो कुरकुरे ही बना रहे हैं। तो मेरा उसमें प्रश्न ये था कि गांव के लोग ये राशन को क्यों नहीं खा रहे हैं जो सरकार दे रही है। का मानना मानना था, कहना था कि ये राशन जो है तो सरकारी राशन है, इसमें तो पता नहीं क्या क्या मिला हुआ है, इसमें कैसी व्यवस्था है हमें नहीं मालूम। इसमें जहर भी मिला होगा, इसमें पेस्टिसाइड पड़ा होगा, इसमें पता नहीं क्या चीज है, कैसे उसको स्टोर किया होगा। तो इसको हम उपयोग में नहीं करेंगे। और लेकिन उनके ही घर के बच्चे, तो वहां से जो भी उत्पाद बन रहे थे, नमकीन बन रही थी और भी चीजें जो बन रही थी, उसी को बच्चे बड़े चाव के साथ खा रहे थे, क्योंकि उसके साथ उसमें कुछ कलर भी मिला दिए, कुछ फ्लेवरिंग एजेंट भी मिला दिए, कुछ प्रिजर्वेटिव भी मिला दिए। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी जब व्यवस्थाएं बनती हैं तो उससे जरा सी हमें सावधान रहने की जरूरत है। और यहाँ पर आपके वहाँ जो व्यवस्था बनी हुई है उसमें बस केवल मेरा अनुरोध ये रहेगा कि बाकी सब ठीक है, कुरकुरे बनाइए खाएं इसको, लेकिन गुणवत्ता का जरूर ध्यान रखिएगा। जो मेरा अनुभव रहा है फर्स्ट हैंड जा करके देखना, उसको समझना, और लोगों के साथ बातचीत करके जो मेरा अनुभव रहा है, ऐसे हम चीजों को उपयोग करें जिसकी गुणवत्ता अच्छी रही हो, और जिसका कि उत्पाद एक अच्छा लगता है कि एक हमने बना दिया उसको और उसको हम बेच भी रहे हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी उस चीज पर अगर आप ध्यान देंगे, क्योंकि नजदीकी हमारे साथ के ही जुड़े साथी हैं, तो उसको नजदीकी से देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं कि
इसमें जो उत्पाद इसमें उपयोग किए जा रहे हैं इसको सामग्री बनाने में, उनकी गुणवत्ता ठीक है कि नहीं है। साथ ही अब इस चीज पर भी बहुत ज्यादा अब चर्चाएं होने लग गई हैं और काफी ज्यादा जागरूकता इसमें आ रही है कि कोई भी हम प्रसंस्कृत जो हम करते हैं, प्रोसेसिंग में इस्तेमाल करते हैं, उसमें क्या क्या चीजों का इस्तेमाल हो रहा है, उसमें कौन से प्रिजर्वेटिव लग रहे हैं, कौन से कलरिंग एजेंट लग रहे हैं, कौन से चीजों का उपयोग हो रहा है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी नहीं है। अगर हम उसको लगातार खाते रहते हैं, अगर हम उसको लगातार सेवन करेंगे, तो इन कलर्स का जो आर्टिफिशियल है, जो अप्राकृतिक हैं, केमिकल युक्त हैं, उन प्रिजर्वेटिव्स का जो कि उसमें फंगस बैक्टीरिया को उपजने नहीं देते हैं उसमें। तो उन क्या क्या चीजों का उसमें उपयोग हो रहा है और उससे उसका हमारे स्वास्थ्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मेरी अभी जो हमने बातचीत की थी, हमने चर्चा की थी, हमने गांव और शहर के ऊपर चर्चा की थी, उसका एक तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रयास किया था और सबके विचार लिए गए थे। तो उसमें जो प्रमुख चीजें हैं, हालांकि उसमें मैंने इसकी चर्चा नहीं की है, वो चर्चा ये है कि गांव में उत्पाद आपका पैदा हो रहा है, लेकिन जब वो किसी भी फैक्ट्री में जाता है, किसी भी प्रोसेसिंग यूनिट में जाता है, उसमें कई चीजें इसमें जोड़ दी जाती हैं। और जो मैंने अभी बताया, चाहे वो आर्टिफिशियल कलर हो, चाहे वो प्रिजर्वेटिव्स हों, चाहे कोई और जो चीजें हैं जो कि प्राकृतिक नहीं है, केमिकल युक्त है, और उसको वापस फिर वो गांव में ही आता है और गांव के लोग भी उसको चाव के साथ खाते हैं और लगता है कि हमको शहरों के मुकाबले हमारा तो ये बहुत ही अच्छा चीज आई है शहर से, इसका हमें भी उपयोग करना चाहिए। इन चीजों से जरा सी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम प्राकृतिक और जैविक खान पान पर विश्वास कर रहे हैं तो इस चीज को भी जरा ध्यान रखें। और यह यूनिट जो है, मैं इस यूनिट के बारे में जो लगी हुई है उसके बारे में नहीं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये सरकार की, लेकिन उसमें जो व्यवस्थाएं हैं उसमें उसके ऊपर बातचीत करके उसका समाधान निकाला जा सकता है कि हम अपने यूनिट को किस प्रकार से बना करके अपने उत्पादों को, अगर वो आ भी रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में आ भी रहे हैं, तो उनकी गुणवत्ता पर ध्यान रखा जाए और उसमें केमिकल्स का उपयोग कम से कम अगर हो सके तो उसके ऊपर भी जरा सी विचार कर लें, तो समाधान इसका जरूर निकल जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। कुरकुरे खाने के विरोध में नहीं हूँ, बाकी जो कोई भी पैकेट वाली चीज जो है उसकी विरोध नहीं है, लेकिन उसकी गुणवत्ता के ऊपर जो है प्रश्न जो लग रहे हैं, उसी की बात अपने सबके सामने रख रहा हूँ। तो ये चीजों का अगर हम ध्यान रख लेते हैं तो जो हम खा रहे हैं, जहाँ से भी खा रहे हैं, उसकी गुणवत्ता बनी रहे और उसका हमें नुकसान कम हो। और ज्यादा से ज्यादा तो प्राकृतिक रूप से चीजों का ही सेवन करें, लेकिन प्रोसेसिंग चीजों का भी जब सेवन करें तो उसमें इस चीज का अगर ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा है। साथ ही अभी एक गूगल फॉर्म भी अभी दिया गया है, शायद ये वो फॉर्म है जिसमें कि व्यक्तिगत जो अभी रमेश्वर मेहरा जी ने अभी 2 दिन पहले कहा था कि मुझे कि उनको एक फॉर्म चाहिए जिसमें एक व्यक्तिगत किसान भी अपने बारे में लिख सके और उसको एक ट्रायल के रूप में हम इसको देखें कि उसका क्या रिजल्ट आ रहा है, कैसे उसके रिस्पॉन्स आ रहे हैं। तो शायद यही वाला फॉर्म अभी प्रेषित किया गया है। मुन्नी लाल जी ने शायद डाल रखा है इसमें, इसमें चैट बॉक्स में डाल रखा है, तो आप इसको फॉर्म को भी आप देख लीजिए, कृपया करके अपनी टिप्पणी दीजिएगा, अपने सुझाव दीजिएगा और उसको हम और अच्छा कैसे बना सकते हैं इसको बनाने का प्रयास करें। जैसा मैंने परसों भी कहा था कि हम जो भी हमारे साथ जुड़े हुए योगाहारी सदस्य हैं, केवल उनके ही फॉर्म को फिलहाल हम एंटरटेन करेंगे और उनसे सीखते हुए अपने जब हमारा ट्रायल पूरा हो जाता है तब हम बाकी लोगों को भी जो इसमें इच्छुक होते हैं इसके साथ काम करने में, ऐसी व्यवस्थाएं में करने में और उसमें सहयोग करने के लिए अपना योगदान करना चाहते हैं, तो उनको भी सम्मिलित करेंगे, उसकी भी एक व्यवस्था बनाएंगे, पारदर्शी व्यवस्था बनाते हुए, जिसमें कोई ये नहीं कहे कि ये मेरा पसंद का है, मुझे पसंद आ गया, कल की तारीख में ये इसने ऐसा पक्षपात कर दिया, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। इसके बारे में बिल्कुल हमारी स्पष्ट बात हुई है और
किसी भी तरह से कोई काम ऐसा नहीं किया जाए जिसमें कि हम पक्षपात करें, लेकिन सबके साथ न्याय जरूर होना है। ये न्याय की व्यवस्था जो है वो न्याय आधारित हो, और इस न्याय आधारित व्यवस्था में कोई अनुचित लाभ नहीं ले सके, इसका भी हमें ध्यान रखना है। कोई भी अनुचित रूप से अपनी बात कहे, दूसरों से बात करे, इधर उधर की बात करें, ये बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं रहेगा। इस चीज के बारे में बिल्कुल स्पष्टता है, हमने आपस में बातचीत की है कि इस न्याय आधारित व्यवस्था में हम काम करने के लिए तत्पर रहेंगे, आगे बातचीत रहेगी हमारी। तो ये आज के मेरे कुछ विचार हैं, और इन विचारों पर अगर कोई अभी कोई प्रश्न है किसी का, कोई इसमें संभाव कोई चीज मैंने बात कही है जो कि स्पष्ट नहीं है, तो उसके लिए भी मैं आप प्रश्न पूछ सकते हैं मुझसे भी। और कुल मिलाकर के जो ग्रामीण स्तर पर हम काम कर रहे हैं और बाकी अलग अलग स्तर पर जो काम हो रहा है, योगा हर परिवार के सदस्यों की तरह बहुत सुंदर तरीके से हम लोग अपने प्रयास कर रहे हैं। आवश्यकता यही है कि हम अपने अनुभव को समय समय पर साझा करते रहें, एक दूसरे को अपनी बात बताते रहें, और उस अनुभव के आधार पर हम एक दूसरे से सीखें भी, और इस सीख को लेते हुए हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो सबके लिए विन विन सिचुएशंस हमारी क्रिएट होंगी। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कुछ हैंड रेज्ड हैं, कल्पना जी का हैंड रेज था पहले, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो अनम्यूट करें। और सदन को नमन, गुरु सत्ता को नमन। सर जी, जो बीज बताया गया था शरद भैया के द्वारा कि तिल और राई का, तो वो बीज कैसे प्राप्त होगा, फॉर्म कैसे मिलेगा हमको, कि सिर्फ उस जिले के लिए है कि हम को भी प्राप्त हो सकता है क्या बीज, ये जानना चाह रहे थे। नहीं, अभी मैंने बताया ना, अभी कोई हमने अभी ये प्रारंभिक अवस्था में है, अभी इसमें कोई चीज फाइनल नहीं हुई है, लेकिन चुना गया है अभी नर्मदापुरम जिले को और एक आध और जिलों को। तो अभी वो व्यवस्थाएं तो केवल वहीं के लिए ही होंगी। अब और जगह पर जब ये व्यवस्थाएं फैलेंगी तो फिर आपको भी अवगत कराएंगे और अपनी बात बताएंगे। जी 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 जी, ये कल धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। धन्यवाद। संतोष जी, आपकी। जी ओम। सर जी, एक्चुअली जो शरद भैया ने एक चीज़ यहाँ पे रखी थी कि मक्के की खेती में जो इल्लियों का इतने बड़ी तादाद में अटैक होता है, और उनका जो कंट्रोल होता है ये मेनली मेटाराइजियम, बिवेरिया या वर्टिसिलियम, इन 3 मेन फंगस की वजह से होता है। और जब कोई पंछी उस इल्ली को खाता है तो उस पंछी के जो ड्रॉपिंग्स होते हैं, जैसा हम लोगों का ह्यूमन वेस्ट है वैसा पंछियों का जो वेस्ट है, उन ड्रॉपिंग्स में से या वेस्ट में से भी यह तीनों जो फंगस है, मेटाराइजियम है, बिवेरिया है, वर्टिसिलियम है, तीनों भी उस वेस्ट में निकलता है। जैसा हम लोगों की गौ माता है, गौ माता जब मक्का खाती है और उसका जो गोबर होता है उस गोबर में ट्राइकोडर्मा आता है, उसी तरह पंछियों के ड्रॉपिंग्स में मेटाराइजियम, बिवेरिया और वर्टिसिलियम जैसी जो कीटनाशक है, जैविक कीटनाशक है, वो भी उसमें से निर्मित होके उसका मल्टीप्लिकेशन खेतों में जहाँ जहाँ पे ये ड्रॉपिंग्स गिरेगा। और ऐसा यानी यहाँ कर्नाटका में धारवाड़ करके जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ के कुछ साइंटिस्ट लोगों का पंछियों के ऊपर पीएचडी किया हुआ है, और इस माध्यम से इन जैविक कीटनाशक का कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन नेचर में होते रहता है। और दूसरी जो चीज अभी कुरकुरे की बात हुई है, तो मैं भी पवन जी से इस चीज पे सहमत हूँ कि उसकी जो क्वालिटी है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये सारी जो चीजें पैक होती है यह प्लास्टिक में पैक होती है। और आज यहाँ तक के कुछ रिसर्च रिपोर्ट्स है कि जो बिस्लरी का या जो भी पानी, बोतल बंद पानी हम लोग पीने लगे हैं, उसके भी बहुत अलग असर अब दिखना शुरू हुआ है। तो भविष्य में इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रख के उसका अगर पैकेजिंग कुछ अलग लेवल का होवे
और सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि कोई भी बायोलॉजिकल चीज़ हम जब पैक करते हैं प्लास्टिक में, तो उसके साथ में प्रिजर्वेटिव डालना ज़रूरी होता है। और अगर हम लोग प्रिजर्वेटिव ना डालें तो वो कितना समय तक अच्छा रह सकता है, यह भी चीज़ों पे प्रॉपरली ये होना चाहिए। क्योंकि हम कोई भी चीज़, हम खाने की चीज़ देखिए, उसका एक पर्टिकुलर लिमिट होता है, उसका एक शेल्फ लाइफ होता है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान रख के कोई भी चीज़ आगे बढ़े, हमें 10 साल बिजनेस करना है, 20 साल करना है, 50 साल करना है, वो बातें अपनी जगह है, लेकिन इन सब चीज़ों से कहीं पे अलग डायरेक्शन में ना जावे, इन चीज़ों का भी ख्याल रखा जाए, यह मेरी भी सोच है। धन्यवाद। जी ओम। जी सर, बहुत अच्छा। धन्यवाद जी, धन्यवाद संतोष। तो मेरे जो प्रश्न था वो कुछ हद तक बहुत क्लियर हो गया है कि जो चिड़िया की जो ड्रॉपिंग है वो हरे रंग की है, और इस विषय पर मैं सोच रहा था कि शायद इल्ली का रंग कुछ चेंज हो गया है, लेकिन वो शायद ठीक नहीं है, मैंने इसको गलत सुना था। तो अब मैं सही मेरा वक्तव्य है। आगे की कार्रवाई के लिए मेहरा जी, कमिश्नर मेहरा जी, और इसको आगे संचालित करिएगा। जी सर बहुत अच्छा, और बहुत अच्छी जानकारियां मिली भवन सर से और संतोष सर से। जैसे प्लास्टिक का जो उपयोग हो रहा है और प्लास्टिक में जो पैकिंग हो रही है, वो तो बहुत है सोचनी। उसमें कुछ ऐसी चीजें आनी चाहिए कि वो प्लास्टिक में पैक ना होवे। तो ये सोचने की बातें हैं। और किसी के कोई क्वेश्चन है सदन में तो? दादू कहाँ चले गए? दादू। दादू दलिया खाने चले गए होंगे शायद, नाश्ते का समय है उनका। चलिए, उनका नेटवर्क शायद डिस्टर्ब है। तो 8 बजने वाले हैं। आदरणीय और किसी का कोई सवाल हो? आदरणीय पवन जी का जो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, आदरणीय संतोष जी का जो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, आदरणीय शरद भैया ने जो बात कही है और किसानों के हित में, और इसके लिए अगर किसी का कोई सवाल हो तो हैंड रीच कर सकते हैं, हम उनको आमंत्रित कर लेते हैं। डॉक्टर दुबे सर का हैंड है सर। जी जी, धन्यवाद सर जी, बहुत अच्छा वक्तव्य दिया आपने और बहुत अच्छी जानकारी भी दी। संतोष सर और पवन सर जी ने भी बहुत अच्छी जानकारी दी। सबसे अहम चीज में आपके वक्तव्य से मुझे जो लगी कि भाई जो भी वो मक्का का प्रोडक्ट्स है वो बनाने का तरीका और उससे जो फ्लेक्स बनने वाले हैं, वो एक जो छोटी छोटी ऐसे उद्योग खड़े हो जावे, वो अगर स्थिति होती है तो बहुत अच्छे मुनाफा किसानों को मिलेगा और काम भी मिलेगा बेरोजगारों को। और दूसरी चीज जो पतंजलि ने आपको बताया है कि जो भी खरीदने के लिए एक एश्योरेंस दिया है, हम और सब अभी सभी लोग यही चाहते हैं कि पतंजलि या पतंजलि जैसी और भी कंपनियां किसानों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करती है, एश्योर्ड उसको परचेसिंग करती है, तो निश्चित रूप से किसानों को फिर एपीएमसी जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो मॉडल है, यही मॉडल बड़े पैमाने में विस्तारित होना चाहिए, और इसी से सही पैमाने में किसानों की प्रगति होने वाली है। और इस संदर्भ में पतंजलि ने जो कदम उठाया है, अपन उम्मीद करते हैं कि यही प्रेरणा और भी पतंजलि और प्रोडक्ट्स के बारे में भी करेंगी, और इससे प्रेरणा लेके बाकी भी कंपनियां किसानों के द्वारा डायरेक्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट परचेसिंग करके किसानों को फायदा दिलाने में और किसानों की उन्नति होने में कारीगर होगी। इन्हीं शब्दों के साथ में, और आपका जो वक्तव्य रहा वो भी बहुत अच्छा रहा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं मेरे वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। जी धन्यवाद जी सर। आदरणीय डॉक्टर। अब चूंकि 8 बजने को है और ये कार्यक्रम समापन की ओर ले जाने का, अगर किसी का कोई हैंड रीच नहीं है तो अब हम कार्यक्रम को विराम देने के लिए, जी आदरणीय नागेंद्र लोधी जी।
आप अपने सवाल करिए, आपका स्वागत है। मंच को सादर प्रणाम करता हूँ। सर जी आवाज आ रही है सर जी? आ रही है। जी आ रही है। मंच को सादर प्रणाम। समस्त हमारे जो अनुभवी लोगों को यहाँ हम आमंत्रित करते हैं, उनके द्वारा हमको जो ज्ञान वर्धन हो जाता है। हमारे किसान भाइयों को जो योगा आहार से जिस दिन से हमारा ये कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है, तो सभी प्रकार से हम स्वस्थ जीवन जीने की कला सीख रहे हैं और स्वस्थ खेती करने की हम कला सीख रहे हैं। हम सर मेरा तो कैसे कोई सवाल नहीं है, क्योंकि सारे सवालों की हमारी शंका हम सुनते ज्यादा हैं और सुनने की प्रवृत्ति हमारी रहती, तो बहुत सारी शंकाएं हमारी ऑटोमेटिक दूर हो जाती हैं। तो सवाल करने का जो भी हमारे मन में रहते हैं, वो सवालों के आंसर ऑटोमेटिक ही मिलते चले जाते हैं। ऐसे ऐसे हमारे धुरंधर अनुभवियों को हम आमंत्रित करते हैं यहाँ। और ये पूरा योगाहार कार्यक्रम इतना बढ़िया कार्यक्रम लग रहा है लोगों को कि बहुत हमको लोगों का सहानुभूति मिल रही है। और ये राष्ट्रीय स्तर का नहीं, ये इंटरनेशनल स्तर का कार्यक्रम बनने जा रहा है। और बहुत ही अच्छा अभी हम हरिद्वार में गुरुजी का सानिध्य मिला और बहुत अच्छा हमारा ये कार्यक्रम रहा। तो मैं मंच को सादर प्रणाम करता हूँ और ज्यादा समय न लेते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी समस्त हमारे योगाहार कार्यक्रम से जुड़े हुए हमारे दर्शक और हमारे जो जैविक खेती में लगातार अपनी खेती को बढ़ा रहे हैं, पहले 1 एकड़ में स्टार्ट किया, 2, 3, 4, जैसे उनको लगने लगा कि वाकई में हम अपना जीवन स्वस्थ करेंगे, जमीन को भी स्वस्थ करेंगे और हमारे परिवार, हमारे ग्राम नगर, पूरे देश को, पूरा विश्व गुरु जो हमारा देश है, इसके चरितार्थ हम ये चीज को करेंगे सब हम मिलके। तो जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव, सादर प्रणाम, नमन। धन्यवाद आदरणीय नागन जी, आपके भाव थे ये, और जो आपने अनुभव किया उसको आपने बोला। और हमारे साथ आदरणीय डॉक्टर संतोष चौहान जी आज जुड़े, उनका बहुत बहुत शायदबाद, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने जो योगाहार कार्यक्रम में हम सबको जो मार्गदर्शन दिया और हमारे किसान भाइयों ने उसको फलीभूत किया और धरातल पर उतारा, और जिसका परिणाम आज शरद भैया ने बताया, हमारे सभी किसान भाई बताते हैं। नर्मदापुरम में जो लहर दौड़ी है, कि आशा की किरण जो दौड़ी है, वो इन्हीं फार्म लैब की वजह से हमारा कुछ दिख रहा है कि हम कुछ किसानों को रासायनिक खेती की जगह हम प्राकृतिक जैविक खेती में उतारेंगे, अब पूर्ण विश्वास हो गया है। तो मैं उनका पुनः धन्यवाद देता हूं। और अब मैं आगे, हमारे साथ जो है गजानन बाजड़ जी महाराष्ट्र से जुड़े हैं, जिन्होंने परम पूज्य स्वामी जी परम श्रद्धेय आचार्य जी को जो तेल दिया था और उस तेल के बारे में चर्चा की थी, और ये कई प्रकार के तेल बनाते हैं, तो इनके इसके बारे में उन्होंने क्या अनुभव किया, अगर 2 मिनट में अगर वो बता सकते हैं तो। गजानन बाजड़ जी तक आवाज आ रही है? इसके बाद हम योगाहार कार्यक्रम को समापन देंगे। गजानन बाजड़ जी, अगर आवाज आ रही हो, आप तक पहुंच रही हो, तो आपका स्वागत है। शायद सीमा पांडे जी बहन जी जुड़ी हैं क्या? जी ओम। जी जी गजानन जी। जी ओम, सदन को प्रणाम। हमें जो स्वामी जी को और आचार्य श्री जी को तेल देने का जो अवसर मिला, और मुख्य उद्देश्य ये है तेल देने का कि जो हम लोग जो केमिकल युक्त तेल खा रहे हैं और इससे बहुत आरोग्य बिगड़ रहे हैं, किसी को अटैक आ रहा है, किसी को घुटनों का दर्द हो रहा है, करके हमने ऐसा सोचा है कि हमारे परिसर में, हमारे महाराष्ट्र में हम इतना प्रचार कर रहे हैं कि हर किसान अपने घर का तेल खाओ, और जो अपना मित्र मंडल है, जो अपने अपने वाले लोग हैं, तो सभी लोगों ने यो अपने घर का ही तेल का यूज करना चाहिए। और हमें ऐसा अवसर अपने योगाहार से मिला है, और जो स्वामी जी को तेल देने का योग आया और आचार्य श्री को योग आया, तो अपने जो परिवार के सदस्य है, जो अपनी टीम है योगाहार की टीम के वजह से हमारी को योग सफलता पूर्वक हम दे सके। ओम। आप और कितने प्रकार के तेल बनाते हैं? हम सर 4-5 तेल प्रकार के तेल बनाते हैं। सरसों का बनाते हैं, अलसी का बनाते हैं, सूरजमुखी का बनाते हैं, जो मूंगफली बोलते हैं मूंगफली का भी बनाते हैं। 4-5 तेल प्रकार के तेल बनाते हैं सर हम लोग। तो कितनी मात्रा में बना लेते हैं आप, और क्या करते हैं उस तेल का? नहीं सर, जो हमारे इधर जो
हमने प्रचार किया है। इसे जो महाज्योति के अंदर जो स्कीम निकली थी कुंभी के लिए, कुंभी बोलते ओबीसी के लिए, तो वो हर किसान के लिए 1 एकड़ लगाने के लिए उन्होंने 3,000 रुपये अनुदान दिया। तो मैंने 6 एकड़ में पहले साल बुआई की थी कुसुम की, तो कुसुम के लिए मुझे क्षेत्रीय 18,000 रुपये अनुदान मुझे मिला था सर। और उससे हमारे गांव के, हमारे परिसर के, तालुके में के, जिले में के किसान प्रोत्साहित हुए और वहां से तिलहन की बुआई करने लगे सर लोग। जी बहुत सुंदर, चलिए बहुत अच्छा लगा। और ये कुसुम का तेल काय के काम आता है? खाने के लिए बहुत है। जो आप घी खाते हैं ना, गाय का, देशी गाय का घी, हमारे जो पूर्वज है वो बोलते हैं कि कुसुम का तेल इतना अच्छा है कि देशी गाय का घी खाने समान है सर। वो कंटिन्यू आहार में चपाती बनाने के लिए, भाजी सब्जी बनाने के लिए हम हर दिन यूज करते सर उसका। बहुत सुंदर, चलिए ये कुसुम का तेल जो है नया हमने उस दिन गजानन जी ने परम पुरुष स्वामी जी परम सिद्ध आचार्य जी को भेंट किया था, उसके बारे में चर्चा की थी। तो उस दिन से पूछ नहीं पाए थे कि कुसुम का तेल काय के काम आता है। आज आपने बताया तो मैं चाहूँगा आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी को, जी भुवनेश्वर राय जी बहुत दिनों के बाद दिख रहे हैं, मैं उनको चाहूँगा कि 2 मिनट उनका भी आवाज़ सुनने को मिले और युगाहार कार्यक्रम के बारे में हम अपना कमेंट करें। आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी, सॉरी भुवनेश्वर राय जी। धन्यवाद आदरणीय मुनीलाल जी। योगाहार के कार्यक्रम में जितने हमारे महानुभाव शामिल हैं सबको मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। और बस क्योंकि आपका निर्देश है, समय भी हो गया है, मैं इतना ही कहूंगा कि इस योगाहार कार्यक्रम में जैसे हम लोग जो काम करते हैं और फील्ड में जाते हैं, और जब फील्ड में जाकर के अपने जैविक खेती, प्राकृतिक खेती को उतारने की कोशिश करते हैं, उसमें जो समस्याएं आती हैं और फिर जो दिक्कतें आती हैं, फिर जब हम लोग योगाहार कार्यक्रम में आते हैं तो यहाँ की पॉजिटिविटी को देखकर फिर मन जो है और उत्साहित होता है कि नहीं, कोई भी काम संभव है, आप प्रयास करें और ये सफलता धीरे धीरे मिल जाएगा। बहुत जगह ऐसा होता है कि लाख प्रयास करने के बाद सफलताएं कम मिलती हैं, लेकिन इस योगाहार कार्यक्रम को सुनते सुनते आपको लगेगा कि नहीं, आपके अंदर कहीं भी नेगेटिव बात नहीं आनी चाहिए कि नहीं, हम अगर प्रयास करेंगे तो वो चीजें सफलता के जगह पर नहीं पहुंच पाएंगे। आप सफल रहेंगे, निश्चित रूप से आप काम करते रहिए, आप प्रयास करते रहिए, आप अपने कामों में सफलता हो। जो मैंने देखा वो सबसे बड़ी बात यही है। बस मैं आज इतना ही कहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भुवनेश्वर राय जी। बहुत दिनों से है क्योंकि आपका आवाज़ नहीं सुनने को मिली थी, आपने शुरू से मार्गदर्शन दे रहे हैं आप किसानों को, आपका साधुवाद। और आगे मैं चाहूँगा कि आदरणीय रंजना जी सबका आभार ज्ञापित करें और आज की क्लास को विराम दें। आवाज़ रंजना जी तक पहुँच रही है? नहीं पहुँच रही है। आदरणीय कल्पना खोटले जी, आदरणीय कल्पना खोटले जी, आप तक आवाज़ पहुँच रही है? जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। और मैं आज का जो हमारा योग सत्र बहुत ही सुंदर रहा। मुकेश मालवीय जी ने जो योग शिक्षिका आमंत्रित की उनके द्वारा और सुंदर योग सत्र रहा। और आज हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय शरद भैया मक्का के खेती पर उन्होंने बहुत अच्छे से मार्गदर्शन दिया, और आदरणीय श्री पवन कुमार सर और सर का मार्गदर्शन, और भी हमारे अन्य भाई बहनों का भी मार्गदर्शन योगाहार मंच पर मिला। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब, आदरणीय अभय बंजी, आदरणीय अस्तिवा तिवारी जी, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी,
आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी, आदरणीय डॉक्टर दुबे सर, आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल राउत जी, आदरणीय गजानन बाजर जी, आदरणीय बहन कल्पना पोटले जी, आदरणीय कृष्ण कुमार जी, आदरणीय बहन कुसुम भारद्वाज जी, आदरणीय बहन मिथिलेश सिंह जी, आदरणीय नरेंद्र लोधी जी, आदरणीय ओंकार नाथ जी, आदरणीय श्री पवन कुमार सर, आदरणीय PFSP हमारे से भाई जुड़े, और आदरणीय प्रणाली मराठी जी, आदरणीय प्रणीता साकरेबेन, आदरणीय राहुल त्रिपाठी जी, आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी सब, आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी, आदरणीय संतोष चौहान जी, आदरणीय बहन सीमा पांडे जी, आदरणीय आज की मुख्य वक्ता शरद भैया, आदरणीय उमा शंकर प्रसाद जी, आदरणीय वैशाली विनायक बहन जी, आदरणीय बहन प्रभा थपलियाल जी, और भी हमारे साथ जुड़े हुए अन्य भाई बहन थे, वो किसी कारण लेफ्ट हुए, उन सभी का भी बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। कल फिर से नई ऊर्जा के साथ, नए मुख्य वक्ता, नए योग शिक्षक के साथ फिर से सुबह 5:30 बजे मिलते हैं। तब तक सबको राम राम। जी ओम राम राम। जी ओम। जी ओम। जी ओम। ओम सभी को। सभी को ओम, राम राम।